So this is our next topic and next periodic property, ionization enthalpy, written as IE या डेल्टा IH, दोनों ही इसके सिंबल हैं। दिस इज एक्सप्लेन लाइक दिस कि अगर किसी एटम का ये न्यूक्लियस है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है और ये है एटम की आउटर मोस्ट शेल और ये है इसकी अंदर वाली शेल, तो सबसे बाहर वाली शेल में जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को हमें पता है कि न्यूक्लियस से अट्रैक्शंस प्रोवाइडेड हैं, और अगर इस इलेक्ट्रॉन को फोर्सफुली कोई और आयन अट्रैक्ट करके अपनी तरफ खींचे, बाहर निकाले, जैसे कि क्लोरीन आयन का एटम है, उसको इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, और ये अगर सोडियम एटम है, तो अगर इसको इससे इलेक्ट्रॉन लेना है तो वो इलेक्ट्रॉन के लिए कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तो इट डिपेंड्स ऑन दी अट्रैक्शंस, और उस एनर्जी जिसको प्रोवाइड करने के बाद ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा आउटर मोस्ट शेल में से, तो उसको हम बोलेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी। मीन्स ये अगर न्यूक्लियस है और ये आउटर मोस्ट शेल है, इसका ये इलेक्ट्रॉन है और इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, यहाँ से फ्री करना है, तो उसके लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो है आयनाइजेशन एंथैल्पी। एंड द डेफिनेशन इज the amount of energy required to remove an electron from the outermost shell, बट साथ में है ऑफ ए गैसियस एटम, क्योंकि एटम जो है वो गैसियस स्टेट में हो, क्योंकि गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करने में जो एनर्जी लगेगी वो इसमें काउंट नहीं होगी, एंड टू कन्वर्ट इट इनटू गैसियस कैटायन, ताकि इससे कैटायन बने जो गैसियस स्टेट में हो। फॉर एग्जांपल, अगर सोडियम का एटम है और ये है गैसियस स्टेट में, मीन्स वेपर्स, और इसको हमने कुछ एनर्जी दी, और उस एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रॉन निकलकर इससे बना Na पॉजिटिव का आयन इन गैस स्टेट, मीन्स वेपर्स एंड इलेक्ट्रॉन, तो इस एनर्जी को हम तब बोलेंगे आयनाइजेशन एनर्जी या एंथैल्पी, और इसकी वैल्यू है सोडियम के लिए 496 किलो जूल्स पर मोल, जिसको एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट से फाइंड आउट किया जाता है। ऐसे ही पोटेशियम में अगर इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमने एनर्जी दी, तो वो है उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी, और इसकी वैल्यू है 419 किलो जूल्स पर मोल। इसके बाद है टाइप्स ऑफ एंथैल्पी, और ये हैं फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। किसी भी एटम में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो उसकी उतनी ही आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी लगेगी उसे बोलेंगे फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, जैसे एल्यूमिनियम से बना Al पॉजिटिव। सेकेंड इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो एनर्जी लगेगी उसे बोलेंगे सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, जबकि फर्स्ट निकल चुका हो, तो Al प्लस को एक और एनर्जी दी जिससे इलेक्ट्रॉन निकल के बना Al2 प्लस, तो वो एनर्जी है सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। और थर्ड इलेक्ट्रॉन को Al2 पॉजिटिव में से निकालने के लिए हमने एनर्जी दी और उससे बना Al3 पॉजिटिव, तो इस एनर्जी को हम बोलेंगे थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। और इसके बाद फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ लाइक दिस। जिसका एटॉमिक नंबर 118 है तो उसमें है 118 टाइप्स ऑफ द आयनाइजेशन एनर्जीज और एंथैल्पी। सो देयर कैन बी मोर टाइप्स ऑल्सो, और इनको बोलते हैं सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी। और जो ओवरऑल आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो होगी कि एल्युमिनियम को हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों के इक्वल एनर्जी दे दी, तो इससे Al3 प्लस बनेगा और 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। देन कम्स एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो ये पाया गया है कि फर्स्ट एंथैल्पी हमेशा सबसे कम होती है, सेकंड उससे ज़्यादा और थर्ड उससे भी ज़्यादा, और हमेशा इसका ट्रेंड फिक्स है। किसी भी एटम में किसी भी प्रकार का एक्सेप्शन नहीं पाया जाता है, जिसका रीज़न है न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियस का जो चार्ज है वो कंपैरेटिवली इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज़ कर जाएगा। अगर किसी के न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स का नंबर इक्वल है और वो 10 है,
तो उसमें इलेक्ट्रॉन 10 है और 10 में से एक इलेक्ट्रॉन अगर निकल गया तो इलेक्ट्रॉन बचेंगे 9। तो 9 इलेक्ट्रॉन्स को अब ये 10 प्रोटॉन्स काफ़ी स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि न्यूक्लियस का चार्ज पहले से ज़्यादा हो जाएगा फॉर दीज 9 इलेक्ट्रॉन्स। और जब एक और इलेक्ट्रॉन निकलेगा और 8 इलेक्ट्रॉन बचेंगे तो इन इलेक्ट्रॉन्स को ये 10 प्रोटॉन और स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेंगे। तो हर बार इलेक्ट्रॉन निकलने से बढ़ेगा न्यूक्लियर चार्ज ईच टाइम, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस इंक्रीज़ करेंगे, और उसकी वजह से देयर विल बी रिक्वायर्ड मोर एनर्जी टू रिमूव नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन। तो जैसा कि एल्यूमिनियम में देखा जाए तो फर्स्ट एनर्जी है इसमें 577, लेकिन सेकंड इलेक्ट्रॉन को निकालने में एनर्जी लगती है 1795, और थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने में लगती है 2758 किलो जूल्स पर मोल, और फोर्थ और फिफ्थ इसी तरह से सक्सेसिवली इंक्रीज करती जाएंगी। तो यहाँ पर हमारे कुछ फैक्टर्स हैं जिन पर आयनाइजेशन एंथैल्पी डिपेंड करती है। तो फर्स्ट जैसा हमने देखा न्यूक्लियर चार्ज, और न्यूक्लियर चार्ज जो है जितना ज़्यादा होगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी उतनी ही ज़्यादा होगी, एंड दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज। सेकंड फैक्टर है इसमें साइज। एटम का जो साइज है अगर वो डिफरेंट है तो उससे भी काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो ओवरऑल साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है न्यूक्लियर चार्ज, और आयनाइजेशन एंथैल्पी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है साइज के। क्यों? बिकॉज अगर किसी एटम का साइज है स्मॉल और एक एटम का साइज है लार्ज, तो लार्ज केस में इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस होता है न्यूक्लियस से ज़्यादा, और स्मॉल में इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस न्यूक्लियस से कम होता है। तो इस इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन होंगी वीक, और इसको आसानी से निकाल सकते हैं। बट इस इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होंगी न्यूक्लियस के साथ, क्योंकि ये इसके पास में है। जितने चार्ज पास होते हैं तो अट्रैक्शन उतनी ज़्यादा होती है, तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने में बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो लेस द साइज मोर द आयनाइजेशन एंथैल्पी, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। देन कम्स सब शेल्स। सब शेल्स से भी इफ़ेक्ट पड़ता है, जिसको हम एक्सेप्शंस में देखेंगे कुछ क्वेश्चंस में, कि सब शेल्स के लिए ये पाया गया है कि s ऑर्बिटल का जो साइज है वो छोटा होता है देन p, देन d एंड देन f। तो इसको हम साइज टॉपिक से ही रिलेट कर सकते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन f में होगा तो बड़े साइज की वजह से उसको निकालना आसान होगा देन d, p और s का इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे मुश्किल। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है s में सबसे ज़्यादा, फिर p में उससे कम, फिर d, और फाइनली f में इलेक्ट्रॉन है तो वो सबसे कम फॉर सेम शेल लाइक 4s मोर देन 4p मोर देन 4d मोर देन 4f इन आयनाइजेशन एंथैल्पी, और साइज है इससे रिवर्स। फोर्थ फैक्टर है शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट। अगर किसी एटम में शील्डिंग इफ़ेक्ट कम मिले, शील्डिंग का मतलब है कि आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को अंदर वाले इलेक्ट्रॉन से दिया गया रिपल्शन। अगर ये रिपल्शन ज़्यादा होगा तो ये इलेक्ट्रॉन काफ़ी वीकली अटैच होगा इस न्यूक्लियस से, और इसको निकालना आसान होगा। इसके लिए आप शील्डिंग इफ़ेक्ट जो है वो टॉपिक एटॉमिक स्ट्रक्चर में देख सकते हैं जा कर के, अगर आपको नहीं पता है तो। शील्डिंग इफ़ेक्ट जितना ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन को निकालना उतना आसान होगा, और शील्डिंग इफ़ेक्ट अगर काम नहीं कर रहा है तो इस इलेक्ट्रॉन की कोई रिपल्शन नहीं होगी अंदर के इलेक्ट्रॉन से, तो बचेगी सिर्फ अट्रैक्शन, जिससे ये स्ट्रांगली अटैच होगा और इसको नहीं निकाला जा सकेगा। और फाइनली इसमें हमारा फिफ्थ इम्पोर्टेंट पॉइंट है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर किसी एटम का कॉन्फ़िगरेशन बहुत स्टेबल होता है एग्जैक्टली हाफ फील्ड या फिर फुल्ली फील्ड, यानी कि D में 10 इलेक्ट्रॉन्स या D में 5, P में 6 इलेक्ट्रॉन्स या P में 3,
तो फुली फिल्ड, हाफ फिल्ड, फुली फिल्ड, हाफ फिल्ड। और F के लिए 14 एंड 7, फुली फिल्ड एंड हाफ फिल्ड। तो ये कॉन्फ़िगरेशंस हमेशा आयनाइजेशन एंथैल्पीज़ में एक्सेप्शंस लेके आते हैं, और जो चीज़ स्टेबल होती है तो हम उसको आसानी से नहीं तोड़ सकते। तो इसलिए इन कॉन्फ़िगरेशंस के आने के बाद इलेक्ट्रॉन्स नहीं देंगे एटम्स आसानी से टू मेंटेन देयर स्टेबिलिटी, और आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी काफ़ी ज़्यादा। तो इन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए अब हम पढ़ेंगे जनरल ट्रेंड इन आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी में जो है लेफ़्ट टू राइट या अलोंग द पीरियड क्या ट्रेंड पाया जाएगा। तो इसको हम सबसे पहले जनरली रिलेट करेंगे साइज के साथ, जो सबसे इफ़ेक्टिव फैक्टर है। यहाँ पर हमने देखा है कि जो साइज़ है एटम्स का लेफ़्ट टू राइट वो डिक्रीज़ करता है, और साइज डिक्रीज़ हो जाने पर इलेक्ट्रॉन्स का अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगा और उससे इलेक्ट्रॉन्स का निकलना होगा मुश्किल। तो साइज़ करेगा डिक्रीज़ और आयनाइजेशन एंथैल्पी करेगी इंक्रीज़। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस अलोंग द पीरियड ड्यू टू डिक्रीज़ इन साइज, क्योंकि साइज डिक्रीज़ करने से साथ में इंक्रीज़ हो जाएगा न्यूक्लियर चार्ज, बिकॉज छोटे साइज़ के एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स होंगे क्लोज और न्यूक्लियर स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा, तो इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो ज़्यादा होगा, बिकॉज अट्रैक्शंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस बढ़ जाएंगी एंड मोर एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड। तो सेकंड पीरियड के लिए आयनाइजेशन एंथैल्पी में इस तरह से हम देखेंगे कि लिथियम की कम है, बेरिलियम की उससे ज़्यादा है, और ये है फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। जब भी हम IE लिखें और नीचे कुछ मेंशन नहीं है तो फर्स्ट की बात है, बट यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, बोरॉन की कम है देन बेरिलियम, जबकि साइज़ के अकॉर्डिंग होना चाहिए था इसको रिवर्स। उसके बाद कार्बन की ज़्यादा है, नाइट्रोजन की ज़्यादा है, लेकिन उसके बाद फिर ऑक्सीजन का आ गया एक्सेप्शन। उसके बाद फिर फ्लोरीन की ज़्यादा है और नियोन की बहुत बहुत ज़्यादा होती है देन फ्लोरीन। तो यहाँ पर इन दोनों एक्सेप्शंस के बारे में हम अभी देखते हैं। द ट्रेंड इज़ नॉट रेगुलर ट्रेंड नहीं है। आयनाइजेशन एंथैल्पी में एक्सेप्शन पाया गया है और क्वेश्चंस यहीं से आते हैं। बोरॉन की बेरिलियम से और ऑक्सीजन की नाइट्रोजन से कम है, तो इसके लिए हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ बेरिलियम इज़ मोर देन बोरॉन, जबकि एक्चुअल में इसको होना चाहिए था रिवर्स, बेरिलियम शुड बी लेस देन बोरॉन, क्योंकि बोरॉन का साइज छोटा होता है, बट ऐसा नहीं पाया जाता है ये। तो रीज़न है बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2, बोरॉन का है 1s2 2s2 2p1। तो यहाँ पर p ऑर्बिटल का साइज़ s से काफ़ी बड़ा होता है, और इस वजह से p ऑर्बिटल के अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकालना होता है आसान देन s। तो यहाँ पर यही लिखा गया है कि बोरॉन में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को p सब शेल से निकाला जाएगा, जिसमें से निकालना उसको आसान है, एंड इन बेरिलियम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम s एंड वी नो डेट s की एंथैल्पी है मोर देन p, d एंड f। तो बेरिलियम को ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी देन बोरॉन। तो ये है रीज़न ऑफ एक्सेप्शन। और सेकंड है इसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो नाइट्रोजन से साइज ऑक्सीजन का छोटा होता है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑक्सीजन की होनी चाहिए ज़्यादा, बट ऐसा नहीं पाया जाता। एक्चुअल में आयनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से ज़्यादा होती है। तो यहाँ भी रीज़न है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नाइट्रोजन का 1s2 2s2 2p3 और ऑक्सीजन का 1s2 2s2 2p4। तो यहाँ पर नाइट्रोजन के पास एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है p3, क्योंकि p के अंदर सब शेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं और हंड्स रूल के अकॉर्डिंग तीनों में एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन है स्टेबल। जबकि ऑक्सीजन के अंदर है p4 यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर ऑक्सीजन अपने एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दे तो वो भी नाइट्रोजन की तरह स्टेबल हो जाएगा, और इसीलिए वो अपने इलेक्ट्रॉन को आसानी से दे देता है।
when one electron get removed from oxygen तो it will acquire exactly half filled electronic configuration 2p3। तो इस कॉन्फ़िगरेशन को गेन करने के लिए क्योंकि मोर स्टेबल है ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन को सो गिव्स ईजिली आसानी से देगा और लेस एनर्जी के साथ ही इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा टू गेट द स्टेबिलिटी लाइक नाइट्रोजन। एंड देन कम्स द सेकेंड वन, द ट्रेंड ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी टॉप टू बॉटम या डाउन द ग्रुप। तो ग्रुप में नीचे की तरफ आते हुए हमने देखा शेल्स का नंबर इंक्रीज़ करता है, उसकी वजह से साइज़ इंक्रीज़ कर जाता है। तो साइज़ इंक्रीज़ करने से इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस न्यूक्लियस से काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा और जितना नीचे की तरफ आएंगे तो इलेक्ट्रॉन का निकलना उतना ही मुश्किल नहीं होगा बल्कि आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर चाहिएगी हमें इसमें हाई एनर्जी, जबकि इस इलेक्ट्रॉन को चाहिए सिर्फ लेस एनर्जी क्योंकि ये काफ़ी बाहर पहले ही आ चुका है। तो साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड सो आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज़ करेगी ड्यू टू इंक्रीज इन साइज रेगुलरली, बिकॉज साइज बढ़ने से अट्रैक्शंस जो हैं इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस की वो डिक्रीज़ कर जाएंगी। मोर द साइज लेस विल बी अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस विद इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियर चार्ज जो है वो कम हो जाएगा। सो इलेक्ट्रॉन कैन बी गिवन ईजिली विद लेस एनर्जी रिक्वायर्ड। तो कुछ एक्सेप्शंस हैं जो डाउन द ग्रुप भी पाई जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम 3D 4D 5D और 6D सीरीज में देखें तो वहाँ पर 4D और 5D सीरीज के जो साइज हैं वो काफ़ी ज़्यादा सेम पाए जाते हैं, जबकि डाउन द ग्रुप साइज करता है इंक्रीज़ और आयनाइजेशन एंथैल्पी करनी चाहिए डिक्रीज़। तो 4D और 5D सीरीज का एक क्वेश्चन हमारा 12th क्लास में आएगा और उसको आप वहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पर दी गई हैं कुछ यूनिट्स आयनाइजेशन एंथैल्पी की। आयनाइजेशन एंथैल्पी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स पर मोल या किलो जूल्स पर मोल या किलो कैलोरी पर मोल किसी भी यूनिट में कभी भी आपको मिल सकती है। और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है एक मोल के लिए वो 96.49 किलो जूल्स पर मोल के इक्वल होता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम 96.49 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो किलो जूल्स पर मोल में कन्वर्ट हो जाएगा और कैलोरी के लिए 23.06 से मल्टीप्लाई करेंगे तो किलो कैलोरी पर मोल हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट है और इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द फोर्थ प्रॉपर्टी, पीरियोडिक प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जिसको हम लिखते हैं EGE और जिसका एक और सिंबल है वो है डेल्टा EGH। तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे।